बहुत बहुत धन्यवाद। ये सन ऑल इंडिया समता सैनिक दल केंद्रीय कार्यकारिणी के मैंबर वरिंदर कुमार जी। तो मैं हुण अपनी गल नूं इनू इत्थे रोकदा होया मैं फंक्शन नूं प्रोसीडिंग नूं अगे लिआंदा होया ये गल कह रहा कि जिस तरह कि साडे अज दे दो मुख्य मेहमान है उन्होंने ऑनर वास्ते, सो मैं ऑनर जिन्होंने करना उस टीम नूं मैं मंच पर बुलाऊँगा। तो सब तो पहला मैं बेनती करूँगा कि दल के मौजूदा प्रधान एडवोकेट कुलदीप भट्टी जी तो दल के जिहड़े फॉर्मर प्रेजिडेंट जसविंदर वराणा जी वो मंच पर आ जान। जीके सब्बरवाल जी का दल और अंबेडकर मिशन सोसाइटी की ओर से सम्मान। तो अब मैं बेनती करूँगा अपने डॉक्टर अजीत सिंह चाहल जी दल और सोसाइटी वालों उन्हों का जॉइंट ईरा सम्मान जो कि कुरुक्षेत्र यूनीवर्सिटी हरियाणा तो विशेष करके पहुँचे ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सन्मानित कमेटी का भी धन्यवाद और साढ़े अज के मुख्य बुलारे। तो साथियों जिस तरह की अज का सैमीनार असीं शुरू कर रहे हैं क्योंकि अज जिस तरह की मेन जो बुलारे साढ़े दो ही आ, मुख्य बुलारिया विच डॉक्टर अजीत सिंह चाहल जी और उन्हों की अज के जिहड़े सबजैक्ट हैगा वा सुप्रीम पूना पैकेट के नाल सुप्रीम कोर्ट के जी जजमेंट नूं लैके SC ST उस OBC भी शब्द जोड़िया गया सी और क्रीमी लेयर इन्हों पर उन्होंने अपनी खास तौर पर गल रखनी है और तमाम जी हैगी आ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के उपर वो कंकलूड भी करनगे। सो मैं निवेदन करूँगा सीधे आज के मुख्य जो बुलारे हैं, ठीक है, डॉक्टर अजीत सिंह चाहल जी वो मंच पर आएँ और आज के सब्जेक्ट के ऊपर अपने विस्तार पूर्वक बात रखेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित भारतीय संविधान के प्रबुद्ध नागरिकों, हमारे महापुरुषों और रहबरों को उनके काम के अनुसार अपना यथा योगदान सम्मान देते हुए आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित समता सैनिक दल द्वारा आयोजित इस सेमिनार में, जिसका टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, पूना पैक्ट और 1 अगस्त 2024 को आया हुआ माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देवेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के इर्द गिर्द बाबा साहब की फिलॉसफी और बाबा साहब के मिशन को समझने के लिए अपनी तरफ से जो मेरा अनुभव है वो आप लोगों के साथ साझा करना। आप सभी बाबा साहब के इस भारत के प्रबुद्ध साथी हैं और सभी समझदार हैं। हर व्यक्ति को इतना ज्ञान है कि वो अपने आप में बाबा साहब को बखान करने लग जाए तो टाइम कितना ही दे दो कम ही पड़ता है। हर व्यक्ति को नॉलेज है, किसी आदमी को हम कम नहीं आंकते, लेकिन उस नॉलेज को बाबा साहब की नॉलेज के हिसाब से हूबहू बाबा साहब की जो फिलॉसफी थी, बाबा साहब का जो दर्शन था, उसके माध्यम से लोगों तक कैसा समझाया जाए, कैसे पहुंचाया जाए, इस बात पर हमें तवज्जो रखनी चाहिए, इस बात पर हमारा जोर होना चाहिए। और एक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ही ऐसे शख्स इस दुनिया में थे जिनकी फिलॉसफी एक जाति के लिए नहीं थी, एक किसी धर्म के लिए नहीं थी, एक किसी ग्रुप के लिए नहीं थी। वो इस देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म या किसी ग्रुप का है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए थी। और उसके लिए बाबा साहब ने इतना सुंदर संविधान जो कोशिश कर पाए, संविधान में सारी चीज़ें बाबा साहब वो नहीं डाल पाए जो डालना चाहते थे, लेकिन फिर भी जो विपरीत परिस्थितियां थी संविधान सभा के समय, उस समय जो कुछ डाल पाए वो डाल के गए। और उसके हिसाब से हमें देखना चाहिए कि वो बाबा साहब की जो संविधान है और उसका जो आधार पहले की परिस्थितियां बनी
और अब उस संविधान को इंटरप्रेट करने के लिए, उसका निर्वचन या उसकी व्याख्या करने के लिए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है, वो उसको किस तरीके से कर पाया। इन परिस्थितियों को देखते हुए हम पूना पैक्ट और इस प्रेजेंट जजमेंट को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें आपसे करेंगे। ज़्यादा इस जजमेंट में क्या है वो जज साहब ने पूरा डिटेल खाका तैयार किया हुआ है। पूरा जजमेंट जो है देवेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इनके हाथ में है और पूरा क्लोज वाइज इन्होंने चीज़ों को लिखा हुआ है। तो मैं क्लोज टू क्लोज इस जजमेंट में ना जा करके इस जजमेंट की जो फिलोसफी है, इस जजमेंट का जो मंतव्य जो है, उसको ध्यान में रखते हुए अपनी बातें रखूंगा। तो आज इस प्लेटफॉर्म पर इस जजमेंट को कंक्लूड करने तक पहुंचने के लिए हमें शुरुआत चोटी से नहीं एडी से करनी पड़ेगी, मीन्स महल से नहीं नींव से करनी पड़ेगी। क्योंकि नींव कहाँ डली, और नींव डली जब इस देश में समता समानता और भाईचारे पे कुठाराघात हुआ, और उस समता समानता और भाईचारे के कुठाराघात यानी कि असमानता गैर बराबरी के जीवन में विपरीत परिस्थितियों के चलते जो समाज था, उस समाज में से एक हमारे रहबर हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891। बाबा साहब ने अपनी एजुकेशन ली और 1922 तक, और उस समय बाबा साहब को ये लगा कि 1922 से जस्ट टाइम, बाबा साहब ने 1920 में पहले मूक नायक की शुरुआत की, बहिष्कृत भारत की बहिष्कृत हितकारिणी सभा, और ये जब चीज़ें आई और पूना पैक्ट तक आते आते बाबा साहब 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम, वहाँ तक आते आते बाबा साहब को एक बात समझ में आई जो बाबा साहब को पहले समझ में नहीं आई थी। बाबा साहब ने कहा कि मैं जिन चीज़ों को देख रहा था कि ये गैर बराबरी, ये असमानता, ये सामाजिक कारणों से है, ये धार्मिक कारणों से है। लेकिन बाबा साहब कहते मैं गलत था, ये धार्मिक और सामाजिक कारणों से नहीं, इनका मूल कारण राजनीतिक है। बाबा साहब शिक्षा लेकर के, जब वो टाइम था बाबा साहब का, जब बाबा साहब कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी गए, इंग्लैंड गए, वो समय था इस देश में प्रथम विश्व युद्ध का, 1914 से 1918 तक का वो समय, जब बाबा साहब हाईली एजुकेटेड होकर के भारत वापस आए। और बाबा साहब ने उस समय के दौरान क्या देखा कि ब्रिटेन में जो पहले विश्व युद्ध के बाद जिन लोगों को विश्व युद्ध में भेजा गया था, उनके संपत्ति और उनके वोट के अधिकार के लिए उन्होंने एजिटेशन किया राजा जो इंग्लैंड का राजा था उसके सामने, और 1918 में एक एक्ट पास हुआ जिसका नाम था पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1918, जो आज पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 है, जिसके तहत आप वोट डालते हैं और ये प्रक्रिया चलती है। वो एक्ट पास हुआ पहले ब्रिटिश में, इंग्लैंड में, और उसके 10 साल बाद वो महिलाओं को भी अधिकार मिला जो पुरुषों को 10 साल पहले मिल गया। ये समकालीन परिस्थितियां बाबा साहब के दिमाग में थी। बाबा साहब जब भारत आते हैं एजुकेटेड होने के बाद, तो साउथ बोरो कमेटी आती है, और 27 जनवरी 1919 को बाबा साहब साउथ बोरो कमेटी के सामने अपना ज्ञापन देते हैं, अपना व्याख्यान रखते हैं, अपना साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। उसके बेस पे जो है मिंटो मार्ले रिफॉर्म जो थे पहले, और उसके बाद मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हुए, और ये मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म और आपका साउथ बोरो कमेटी की रिपोर्ट, ये 3 कमेटियों की रिपोर्ट जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में गई, तो ये डिसाइड हुआ कि 1919 का भारत सरकार अधिनियम पास किया जाए और जो प्रजातांत्रिक मूल्य हैं उनकी शुरुआत की जाए। उसके बाद क्योंकि उस अधिनियम में लिखा हुआ था कि जब 10 साल पूरे हो जाएंगे तो इसका हम दोबारा से मूल्यांकन करेंगे 10 साल की परिस्थितियों का, और फिर अलग से एक लॉ बनाएंगे, और उसके लिए एक कमीशन जो है ना बनाया गया, रॉयल कमीशन के नाम से जो था, जिस रॉयल कमीशन को जब भारत में जब उसका मैसेज आया और उसके बंदे जो आए रॉयल कमीशन के, तो वो साइमन कमीशन के नाम से आया। सर जॉन साइमन जो उसके हेड थे, उसमें 3 मेंबर पार्लियामेंट थे ब्रिटिश के और 4 दूसरे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स थे सेक्रेटरी लेवल के। वो 7 आदमी जब आए तो वो आए किस लिए थे कि 1919 के अधिनियम में जो चीज़ें रह गई थी उनको दुरुस्त करने के लिए। और गांधी बड़ा ही, ये मानिए, बहुत ही चालाक और बहुत तेज तरार किस्म का आदमी था, जो बाबा साहब बार बार कहते हैं इज गांधी ए महात्मा।
आप वॉल्यूम नंबर 17 का 2 पढ़ेंगे, उसमें 6 आपको मिल जाएगा, इस गांधी महात्मा, पढ़ लेना कभी उसको। तो उस गांधी ने बड़ी शातिरता के साथ लाला लाजपत राय को कहा कि आप जाइए और साइमन कमीशन का विरोध कीजिए। 3 शख्सियत इस देश की अलग अलग ग्रुप से, जाट समाज से सर छोटू राम, जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी उनमें से जो अछूत कहे जाते थे उस समय, उनमें हमारे रहबर बाबा साहब अम्बेडकर, और जो बैकवर्ड क्लास थी, डिप्रेस्ड क्लास में से ही उसके शिवदयाल चौरसिया, ये तीनों जाकर के लाहौर साइमन कमीशन का सम्मान करते हैं और उनके आओ भगत करते हैं, उनको पूरे भारत भ्रमण का आश्वासन दिलाते हैं, और लाला लाजपत राय उनका विरोध करता है और एजिटेशन में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। क्योंकि ये महात्मा गांधी जिसको आप कहते हो, जिसको बाबा साहब ने कभी महात्मा गांधी नहीं कहा, मोहनदास करमचंद गांधी की वजह से हुआ। और जब ये लोग आए और साइमन कमीशन की रिपोर्ट गई, तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाई गई, आपको पता है। और पहली गोलमेज सम्मेलन में गांधी और कांग्रेस के लोग नहीं गए, उन्होंने बायकॉट किया। बाबा साहब और एस श्रीनिवास जो उनके सहयोगी थे शेड्यूल कास्ट समाज से ही, वो दोनों गए और उन्होंने जाकर के अपनी बात रखी। और दूसरी गोलमेज सम्मेलन में गांधी और कांग्रेस के लोग गए और वहां जाकर के एक क्वेश्चन बाबा साहब की पृष्ठभूमि पर रखा कि बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं वो अछूतों के नेता नहीं हैं, मैं यानी कि गांधी, मैं अछूतों का नेता हूं। ब्रिटिशर्स ने कहा कि इसको कैसे समझा जाए, तो भारत में लोगों को मैसेज दिया गया कि जो लोग गांधी को अपना नेता मानते हैं वो गांधी के लिए टेलीग्राम भेजें, और जो बाबा साहब अम्बेडकर को अपना नेता मानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के लिए टेलीग्राम भेजें। लगभग 100 के करीब टेलीग्राम पूना के एक एरिया से, क्योंकि जो टेलीग्राम जाता था तो पोस्ट ऑफिस की स्टैंप लगती थी उसके ऊपर, तो आइडेंटिफाई हो जाता था ये कहाँ से आया है। तो कुछ चंद लोग जो 100 के करीब भी नहीं थे पूरे, उनके गए गांधी के लिए, और बाबा साहब के नाम पे हजारों टेलीग्राम पूरे भारतवर्ष से गए, और बाबा साहब को अछूतों का प्रतिनिधित्व दिए जाने की वकालत ब्रिटिश ने की। और ब्रिटिशर्स के बाद में बाबा साहब अछूतों का जो रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व कर पाए। जो वो मीटिंग हुई और उसमें दूसरा उन्होंने कहा गांधी ने कि अगर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट, बरतानिया गवर्नमेंट, जो वाली साहब जिस वर्ड को बार बार बोलते थे बरतानिया गवर्नमेंट, ये बरतानिया गवर्नमेंट अगर इन अछूतों को भी हक और अधिकार देना चाहती है तो हमें ऐसी आजादी नहीं चाहिए। कांग्रेस का स्पष्ट मानना था कि हम इनको अधिकार नहीं देंगे। अब उसके चलते उस पूना पैक्ट का उदय हुआ, विकास हुआ, क्योंकि उसके बाद जब ब्रिटिशर्स ने कहा कि नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस में आप बात करेंगे, और रैमजे मैकडोनल्ड जो था उस टाइम प्राइम मिनिस्टर था, जब ये सेकेंड कॉन्फ्रेंस थी उस टाइम रैमजे मैकडोनल्ड प्राइम मिनिस्टर था। तो जब प्राइम मिनिस्टर जो अवार्ड करता है तो उसको उसके नाम से जाना जाता है, और ये जो कॉम्युनल अवार्ड जिसको आप कहते हैं वो मैकडोनल्ड अवार्ड था। और जब उसकी 17 अक्टूबर 1932 को उसकी सूचना भारत में आई BBC के माध्यम से सुबह 7 बजे, तो उसको कहा गया कॉम्युनल अवार्ड। इस कॉम्युनल अवार्ड में 4 चीजें बाबा साहब लेके आए थे। मैं संविधान का छात्र हूं, बाबा साहब के संविधान को पढ़ता और पढ़ाता हूं। पहली चीज वो लेके आए थे अडल्ट सफरेज, यूनिवर्सल नहीं, अडल्ट सफरेज। यूनिवर्सल बाबा साहब ने बनाया उसको, अडल्ट सफरेज। दूसरा जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व, और तीसरा 2 वोटों का अधिकार, और चौथा अलग निर्वाचन क्षेत्र। जैसे ही ये चीज आई, मदन मोहन मालवीय और दूसरे शरीके जो नेता थे हिंदू महासभा के और कांग्रेस के, उन लोगों को मिर्ची लगी और वो गए गांधी के पास। गांधी उस समय यरवदा की जेल में था जो पूना स्थित है। वो शायद आपने यरवदा जेल को सुना होगा, जब ये संजय दत्त और मान्यता वाला जब प्रकरण आया तो वो यरवदा जेल बड़ी सुर्खियों में थी, बार बार दिखाई जाती थी। उस यरवदा जेल में थे गांधी, और वहां से बाबा साहब को मजबूर किया कि बाबा साहब पूना पैक्ट करने के लिए तैयार हुए। बाबा साहब चाहते नहीं थे, लेकिन 9 बिंदुओं का पूना पैक्ट तैयार हुआ, और उस पे 98 लोगों के हस्ताक्षर हुए जो हिंदू महासभा और कांग्रेस की तरफ से थे, यानी कि गांधी के अनुयायी थे, और बाबा साहब के हस्ताक्षर हुए और ये एक पैक्ट तैयार हुआ, जिसकी वजह से जो 4 चीजें बाबा साहब लेके आए थे उनमें से केवल एक बची, वो बची अडल्ट सफरेज, वयस्क मताधिकार। सार्वभौम नहीं, वयस्क मताधिकार। उस वयस्क मताधिकार और बाकी जो 3 चीजें थी उनके बदले में मिला रिजर्वेशन, जो बाबा साहब कभी नहीं चाहते थे। बाबा साहब प्रतिनिधित्व चाहते थे, रिजर्वेशन नहीं चाहते थे।
पूरे संविधान में जब आप पढ़ेंगे उसको, रिजर्वेशन वर्ड नहीं है। जो रिजर्वेशन के सीट शैल बी रिजर्व ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, कि जिनको नहीं मिला उनके लिए सीट फिक्स कर रही है। तो बाबा साहब का जो ये था, और बाबा साहब ने जो चीज़ें दिलाई, लेकिन बाबा साहब सहमत नहीं थे। पूना पैक्ट हुआ, उसके कारण थे कि हमारे लोगों की बस्तियों को जलाया गया, उनको परेशान किया गया, और बाबा साहब को दबाव में आकर के पूना पैक्ट पे साइन करने पड़े। और उसके बाद 6 फरवरी 1940 को बॉम्बे में बाबा साहब, जो मंझगांव जगह है, मंझगांव में लगभग 40,000 लोग बाबा साहब के सम्मेलन में थे, और वहाँ बाबा साहब ने कहा कि जो सुविधाएं, जो प्रावधान हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 1935 के सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम और पूना पैक्ट के तहत मिल रहे हैं, वो पूरे नहीं है, उचित नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, यानी कि कम है, हमें बहुत कुछ मिलना था। और उसके 6 साल बाद आप बाबा साहब को देखिए, जब बाबा साहब ब्रिटिश की पार्लियामेंट में गए। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी 2 हाउस हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो राज्यसभा है ना अपना, इस तरीके से वो चुने जाते हैं, वो राजा जिनको कहता है वो उसी के प्रतिनिधि आते हैं, और हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स अपना लोकसभा के तरीके से है, लोग चुनते हैं। हाउस ऑफ जो कॉमन्स है उसमें कुछ कंजर्वेटिव्स जो के लोग थे, उनको संबोधित किया बाबा साहब ने जाकर के हाउस ऑफ कॉमन्स में। तब बाबा साहब ने कहा कि ये जो पूना पैक्ट है इसको खत्म किया जाना चाहिए। पूना पैक्ट के तहत हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं है। वहाँ जो लेबर थे और कुछ कंजर्वेटिव लीडर्स थे, उन्होंने बाबा साहब को एक मत से कहा कि डॉक्टर अंबेडकर, यहाँ ये गवर्नमेंट आपकी बात नहीं मानेगी आप, क्योंकि बाबा साहब ने ये भी कहा था, कैबिनेट मिशन जो आई थी 1946 में, जो जजमेंट उनका डिसीजन आया, वो भी इस पूना पैक्ट को ख़त्म नहीं कर पाए। तो बाबा साहब को मलाल था इस चीज़ का। तो तब कंजर्वेटिव और लेबर लीडर्स ने कहा कि आप आने वाले समय में संविधान सभा में जाकर के इस चीज़ को दुरुस्त कीजिएगा, जो आप पहले नहीं कर पाए। पूना पैक्ट एक समझौता था बाबा साहब और गांधी के अनुयायियों के बीच में। गांधी के सिग्नेचर नहीं थे उसके ऊपर। सिग्नेचर क्यों नहीं थे उसका एक कारण है, क्योंकि गांधी वाज इन जेल, और जो बंदा जेल में होता है वो फ्रीक्वेंटली बाहर किसी के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकता। तो गांधी के जो चाहने वाले लोग थे उनके सिग्नेचर थे उसमें। तो ये जो पैक्ट था, इसको बाबा साहब लागू कराना चाहते थे, और बाबा साहब को भारतीय संविधान में आने का मौका मिला संविधान सभा में, और कुछ चीज़ों को बाबा साहब लागू कर पाए। अब ये है कि जो पूना पैक्ट हुआ उसमें जो 9 पॉइंट थे, उनमें से 7 पॉइंट टोटल राजनीति से संबंधित हैं। और बाबा साहब कहते थे कि इस पूना पैक्ट की वजह से चमचे और दलाल पैदा हुए हैं हमारे समाज में। चमचे और दलाल, ये शब्द बाबा साहब ने यूज किए हैं। कब? ये 6 फरवरी 1940 को। जिस चमचा युग और दलाल की ये बात करके कुछ लोग अपनी पार्टी बना करके अलग ही बेनिफिट ले गए, वो आप पढ़िए बाबा साहब को। वो 6 फरवरी 1940 को बाबा साहब ने कहा कि इससे चमचे पैदा हो गए, वो जो हमारे समाज के लिए ही घातक है। बाबा साहब ने जो प्रक्रिया जो करनी चाहिए थी उसके उलट प्रक्रिया हुई थी। जो पूना पैक्ट था कि इसमें एक प्राइमरी इलेक्शन होगा और एक जनरल इलेक्शन होगा। प्राइमरी इलेक्शन तक जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग थे उनका एक ग्रुप बनेगा, इनका एक इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा, जो मतदार संघ जिसको बोलते हैं, और वो संघ जो है पहले अपने लोगों के चुनाव करके लिस्ट बनाएगा 4 लोगों की, और वो 4 लोगों में से अलग अलग पार्टियां उनको टिकट देकर जनरल इलेक्शन में आएंगे। तो बाबा साहब कहते हैं कि प्राइमरी इलेक्शन में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लोग जीत जाते हैं। प्राइमरी इलेक्शन में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लोग जीत जाते हैं, लेकिन जब जनरल इलेक्शन आता है तो ये चमचे और दलाल ही जीतते हैं, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लोग नहीं जीतते। क्यों? क्योंकि जनरल कैटेगरी के लोग वोट डालते हैं उसमें, और हमारा माइनॉरिटी में रह जाता है, मेजोरिटी वाला जीत जाता है। ये बाबा साहब ने प्रक्रिया दी, और बाबा साहब ने कहा कि ये चीज़ ठीक नहीं हुई और इसको ठीक करने की कोशिश की। और जो अडल्ट सफरेज बाबा साहब लेके आए थे उसको यूनिवर्सल बनाया बाबा साहब ने 16 जून 1949 को। 16 जून 1949 को संविधान सभा की जब डिबेट हुई और फाइनली ये डिसाइड हुआ कि ये वयस्क मताधिकार बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी रंग भेद, जाति और लिंग के भेदभाव के सभी को मिलेगा। तब ये वयस्क मताधिकार से सार्वभौम मताधिकार हुआ, क्योंकि उससे पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 था, उसमें केवल पढ़े लिखे लोगों को और जो नौकरी पेशा लोग थे उनको, और जो ब्रिटिश सरकार की नौकरी में थे उनको, और जो
प्रॉपर्टी के नाम पे टैक्स भरते थे, उनको ही वोट डालने का अधिकार था, सभी लोगों को नहीं था। ये सार्वभौम बाबा साहब ने किया 16 जून 1949 को भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 पास करके। अब ये इस संविधान को देखिए, इसकी निर्वचन का काम, इसके इंटरप्रिटेशन का काम माननीय सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट्स को दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को। फाइनल सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय भी इसकी व्याख्या करते हैं। अब इसको बाबा साहब ने जो काम दिया, इसकी बाबा साहब ने पहले इस देश को आगाह किया, वार्न किया। कब किया? पहले तो 4 नवंबर 1948 को किया, जब बाबा साहब इस संविधान का मसौदा लेकर के पहली बार संविधान सभा में आए। तो उस दिन बाबा साहब ने कहा कि हमने राज्यों से बात करके, जो प्रोविंसेस थे, 7 प्रोविंसेस थे उस समय, तो प्रोविंसेस से बात करके हमने मसौदा संविधान तैयार किया है। और ये मसौदा संविधान इस देश को शांति काल में और युद्ध काल में दोनों समय एक और अखंड रखने के लिए एक मजबूत दस्तावेज है। अगर इस संविधान के चलते भी स्थितियां बिगड़ती हैं, स्थितियां खराब होती है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि संविधान बुरा, बल्कि ये कहेंगे कि संविधान के लागू करने वाले लोग बुरे। और उसी चीज को बाबा साहब ने रिपीट किया 25 नवंबर 1949 को, जब फाइनल स्पीच संविधान सभा में हुई बाबा साहब की। तो बाबा साहब कहते हैं कि मैं आज यहाँ इस संविधान की अच्छाइयाँ या बुराइयाँ गिनाने नहीं आया हूँ, मैं ये बताने आया हूँ कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग बुरे हैं तो संविधान अच्छा नहीं हो सकता। अगर उसको लागू करने वाले लोगों की नीयत अच्छी है तो संविधान हमेशा अच्छा ही रहेगा। बाबा साहब ने ये वार्निंग दी। इसका मतलब बाबा साहब के वार्निंग के बाद जिनको इंटरप्रेट करना था, जिन्होंने संविधान की व्याख्या करनी थी, उन लोगों के डिपेंड करता है कि वो कैसे रहे, वैसी व्याख्याएं हो जाती है। अब मैं आता हूं कि जो बेसिकली जो पुनः पैक्ट जो हुआ और उसके बाद जो आज इस जजमेंट की चर्चा हो रही है, उस जजमेंट को 2005 में भी एक बार सुप्रीम कोर्ट ने दिया ईवी चिनैया के नाम से। और ईवी चिनैया जो है वो बाबा साहब के मूवमेंट के साथी रहे, रिपब्लिकन मूवमेंट के थे, और वो रिपब्लिकन जो मेंबर पार्लियामेंट थे उनका इलेक्शन भी उन्होंने लड़ा, और रिपब्लिकन आदमी थे। उन्होंने ये किया कि आंध्र प्रदेश में 5 कैटेगरी कर दी थी, ABCDE। अब बाबा साहब का जो काम था, बाबा साहब जब इस देश से गए, इस दुनिया से गए, तो हमें कास्टों से निकाल करके, जातियों से निकाल करके एक ग्रुप बना गए, समाज बना गए। और वो समाज जो है संविधान के हिसाब से एक शब्द आता है बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड क्लास में 3 चीज़ें शामिल हैं। मैं संविधान का छात्र हूँ इसलिए उन चीज़ों को बता रहा हूँ। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, ये तीनों चीज़ मिलकर बैकवर्ड क्लास का निर्माण करते हैं। बाबा साहब ने जातियों से, क्योंकि बाबा साहब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लिए प्रयासरत थे। 15 अप्रैल 1936 का जो जात पात तोड़क आंदोलन मंडल लाहौर में होना था, और उसमें जो बाबा साहब का अध्यक्षीय भाषण था, वो अध्यक्षीय भाषण वो वहाँ मंच के जो कंट्रोलर जो थे, अध्यक्ष जो उनके जो मंच बनाने वाले लोग थे, उनके नागवार गुजरे, इसलिए वो बाबा साहब ने वो अपना भाषण अपनी किताब के रूप में प्रकाशित कराया, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और उस एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के चलते बाबा साहब ने कास्टों का एनिहिलेट करके ग्रुप दे गए, समाज दे गए। अब ये है कि बाबा साहब चाहते हैं कि हम इकट्ठा रहें, बाबा साहब चाहते हैं हम एक रहें, लेकिन उसका निर्वचन करने वाले लोग, उसकी संविधान की व्याख्या करने वाले लोग चाहते हैं अगर ये एक रहे तो एक राजनीतिक सत्ता ताकत आ जाएगी और ये अपने सारे हक और अधिकार ले लेंगे, तो इसलिए इनको तोड़ा जाए। ये शुरुआत हुई। और बाबा साहब क्यों एक करना चाहते थे, इसके मैं 3 उदाहरण दूंगा। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने उनको अपने अपने तरीके से तोड़ा मरोड़ा है, ठीक से नहीं पढ़ा, लेकिन आप प्रबुद्ध साथी हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप बाबा साहब ने जो लिखा है एक बार जरूर पढ़ लें। जिस 24-25 अप्रैल 1948 लखनऊ कॉन्फ्रेंस का हवाला देख करके एक पार्टी ने अपने आप को एक समाज की बजाय एक जाति की पार्टी बता करके सत्ता तक हासिल की, उन्होंने केवल एक पार्ट पढ़ा, उसका दूसरा पार्ट पढ़ के भी लोगों को नहीं बताया और उसको छुपाया, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया। और वो पार्ट क्या है, आप वॉल्यूम 17 पढ़ेंगे। वॉल्यूम 17 के 3 भाग हैं। बाबा साहब की राइटिंग स्पीच, वॉल्यूम का मेरा मतलब है इंग्लिश वाले, हिंदी वाले नहीं। वॉल्यूम 17-3 में पेज नंबर 388 से 391 तक, ये 5, जब आप ये 3 पेज 4 पेज पढ़ेंगे
तो पेज नंबर 388 पे बाबा साहब लिखते हैं कि पॉलिटिकल पावर इज मास्टर की टू ओपन द ऑल डोर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, कि इनकी जो प्रॉब्लम है वो सब ठीक हो जाएगी इस मास्टर चाबी से। इस चीज को प्रचारित किया और एक पार्टी को एक जाति विशेष की पार्टी बना करके दूसरों के खिलाफ यूज किया गया और समाज को पाड़ने की कोशिश भी की गई। लेकिन जो पेज नंबर 391 पे लिखा था जो बाबा साहब ने, उसको छुपाया और उसको नहीं बताया। मैं आज आपको बता देता हूं, पढ़ लेना आप ये। पेज नंबर 391 पे बाबा साहब ने लिखा कि ये मास्टर सत्ता कैसे हासिल कर सकते हैं। उस पर लिखा कि वी कैन अचीव दिस पॉलिटिकल पावर बाय ऑर्गेनाइजिंग आवरसेल्फ अंडर वन लीडर, one party and one program, and we must organize ourselves under the aegis of scheduled caste federation। क्लियर लिखा बाबा साहब ने, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, जिसको बाबा साहब चलते चलते हम इस शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को खत्म करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाएंगे। और 30 सितंबर 1956 को, 30 सितंबर 1956 को, यानी कि लगभग 69 साल पहले, क्योंकि कल 30 सितंबर आने वाला है, जो 69वां जन्म जो है ना रिपब्लिकन पार्टी का होने वाला है, आएगा। उससे पहले बाबा साहब ने कहा कि इस रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से जानेंगे हम शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को। मैंने इसलिए, क्योंकि मेरा पहले बताया कि डॉक्टर साहब की भी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, अभी जो अनाउंसर थे उन्होंने कहा, मैं आप उनको दुरुस्त कर देता हूं, मेरी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, मैं उस पार्टी का सिपाही हूं जो बाबा साहब ने बनाई है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। मेरी कोई पार्टी नहीं है। और वह क्यों? क्योंकि एक सच्चा बाबा साहब का अनुयायी और सच्चा मिशनरी वो हो सकता है जो बाबा साहब के कहे अनुसार काम करे। हम सब कहते हैं हम मिशन चलाते हैं, मिशन क्या है हमें नहीं पता। बाबा साहब क्या कह के गए थे उसका पता ही नहीं है। मिशन का मतलब है MISSION, ये इंग्लिश का एक शब्द है जिसका मतलब है M से मूवमेंट, आंदोलन, I से इंटीग्रेशन, एकीकृत करना, जोड़ने का, S से सोशल, सामाजिक, S से स्ट्रक्चर, ढांचा, I से इन के अंदर, O से अवर और N से नेशन। बाबा साहब कहते हैं कि इस हमारे नेशन में जो सामाजिक ढांचा ताना बाना टूट गया है, खंड खंड हो गया है, उसको एक करने का आंदोलन मिशन है। और वो बाबा साहब ने इस मिशन को चलाने के लिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति होता है वो अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ करता है, एक अपना परिवार बनाता है। बाबा साहब ने 2 परिवार बनाए। आप गलत सोच रहे होंगे कि एक माता रमाबाई का परिवार और दूसरा सविता अंबेडकर का परिवार, नहीं, मैं उस परिवार की बात। एक परिवार वो जो जैविक परिवार है, यानी कि ऑर्गेनिक परिवार है, वंशानुगत परिवार है, जिसमें बाबा साहब को एक बेटा था। 4 बच्चों की कुर्बानी के बाद बाबा साहब को एक बच्चा बचा और उसका नाम था यशवंत अंबेडकर। और उस यशवंत अंबेडकर जी की 4 संतानें हैं। प्रकाश अंबेडकर है सबसे बड़े, उससे छोटा भीमराव अंबेडकर है, और उससे छोटी रमा जो लड़की है उनकी बहन है, और उससे छोटा आनंदराज अंबेडकर, उनके आगे बच्चे। ये बाबा साहब का एक जैविक परिवार है। और ये हर आदमी का लगभग होता है, जो मिशन का काम करता है उसका जैविक परिवार होता है। अगर नहीं होता तो उसको ठीक से तलाश लेना, उसने कोई न कोई बड़ी फॉल्ट कर रखी है और उस फॉल्ट को समझना। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा कहीं भी कुछ, आप समझदार हैं, प्रबुद्ध साथी हैं। और दूसरा जो परिवार होता है वो परिवार होता है वैचारिक परिवार, आइडियोलॉजिकल फैमिली। मैं उस आइडियोलॉजिकल फैमिली को ज़्यादा महत्ता देता हूँ। मैं जैविक परिवार के साथ हूँ, जब वो परिवार आता है मेरे पास मैं पूरा सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं फॉलो करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ आपकी बाबा साहब की फिलोसफिकल जो आइडियोलॉजी थी, जो फिलोसफिकल फैमिली जो थी, आइडियोलॉजिकल फैमिली, उसको वैचारिक परिवार। वैचारिक परिवार में भी जैसे जैविक परिवार में बाबा साहब के 5 बच्चे हुए, 4 चले गए और 1 बचे, उसी तरीके से जो आइडियोलॉजिक परिवार है, वैचारिक परिवार है, उसमें भी 5 बच्चे हुए। सबसे पहला बड़ा बेटा हुआ कब? 31 जनवरी 1920। और बाबा साहब ने नाम रखा क्या? मूक नायक, जिसका बाद में नाम बाबा साहब ने बदला और उसका नाम कर दिया बहिष्कृत भारत। उसके बाद उसका नाम बदला और नाम कर दिया जनता। उसके बाद उसका नाम बदला, नाम हो गया समता। और उसके बाद 4 फरवरी 1956 को चलते चलते उसका नाम रख गए प्रबुद्ध भारत। ये वो वैचारिक बेटा है जो सबसे बड़ा बेटा है बाबा साहब का।
वैचारिक फैमिली जो है उसका, वैचारिक परिवार का सबसे बड़ा बेटा। दूसरा बेटा पैदा हुआ और ये उस बेटे के जो अनुयायी हैं, उस बेटे का जो आगे परिवार है, उसको मानने वाले लोगों का ये प्रोग्राम है। और मेरा मतभेद रहता है इन साथियों के साथ, क्योंकि इस पे कई तरह की अवधारणाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 24 सितंबर 1924 को ये परिवार बना, ये बेटा आया, लेकिन मैं गलत मानता हूँ। बाबा साहब को पढ़ने के बाद, अगर 24 सितंबर 1924 को समता सैनिक दल की बात कर रहा हूँ, दूसरा बेटा बाबा साहब का समता सैनिक दल, अगर 24 सितंबर 1924 को वो बच्चा पैदा हुआ होता तो याद करो 20-21 मार्च 1920 को जो महाड़ तालाब आंदोलन हुआ, कालाराम टेम्पल जो प्रोग्राम हुआ, उसमें बाबा साहब को चोटें नहीं आती। ये सारे सैनिक बाबा साहब के सुरक्षा में होते। मैं पढ़ने के बाद कह रहा हूं ये बात। मतलब बाबा साहब ने समता सैनिक दल की जो नींव रखी वो मार्च 1927 को रखी, जिससे अगले दिन जो महाड़ तालाब का हुआ। और ये हमारी सुरक्षा व्यवस्था, हमारे इतने साथी मजबूत नहीं थे, सिक्योरिटी इतनी टाइट नहीं थी, तो बाबा साहब को चोटें आई। उसके बाद ये समता सैनिक दल अपने कार्य में लगा हुआ है। ये दूसरा बेटा है। इसके बाद बाबा साहब को 3 बेटियां हुई, 2 बेटे और 3 बेटियां। उस परिवार में बाबा साहब के पास 4 बेटे हैं और 1 लड़की है। यहाँ 3 लड़कियां हैं। पहली लड़की हुई बाबा साहब को कब? जो 1936 में 15 अगस्त 1936 को बेटी पैदा हुई और उसका नाम बाबा साहब ने रखा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। उस बेटी का 19 जुलाई 1942 को जो नामकरण हुआ, जो संविधान लिखा, उसका नाम कर दिया ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। और उसी बेटी का नाम बाबा साहब चलते चलते 30 सितंबर 1956 को रख के चले गए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। ये वो पहली बेटी है बाबा साहब की जो 1936 में पैदा हुई थी। और दूसरी जो बेटी है बाबा साहब की वो 8 जुलाई 1945 को पैदा हुई और नाम है पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी। और जो तीसरी बेटी बाबा साहब की हुई उसका नाम है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा, जिसको 1955 में बाबा साहब ने जिस पे कार्यक्रम शुरू कर दिया था उसका फॉर्मेशन का, और 4 मई 1956 को उसको नाम दिया और 8 मई को उसका रजिस्ट्रेशन के लिए सारा फाइनल हो गया। ये जो 5 बच्चे हैं बाबा साहब के, ये वैचारिक परिवार के बच्चे हैं और ये जब तक दुनिया रहेगी ये 500 बच्चे अमर रहेंगे बाबा साहब की तरह। और मैं ये मानता हूं, जो साथी कहते हैं मिशन मिशन मिशन, उनको कुछ भी नहीं पता मिशन क्या है। मिशन वो है जो बाबा साहब के वैचारिक परिवार है। अगर हम उसमें काम कर रहे हैं, हमने इतने सारे संगठन बना लिए। बाबा साहब क्या कह के गए थे? संगठित हो। और ये जो पॉलिटिकल पार्टी हो ना, इन्होंने स्लोगन लगा रखा है। ये क्या पढ़ते हो आप उसको? शिक्षा, संगठन, संघर्ष, यही पढ़ते हो ना? यही पढ़ाया गया है, जो बिल्कुल गलत है। 9 मार्च 1924 की बात है, जब बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन होना था, मीटिंग थी, उस दिन बाबा साहब ने पहली बार ये स्लोगन दिया। और स्लोगन है एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। पहले एजुकेशन लीजिए और उस एजुकेशन से अपने आप को आंदोलित कीजिए, एजिटेट कीजिए अपने आप को और दूसरों को, और फिर बनेगा संगठन। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि जिंदाबाद मुर्दाबाद, रेल रोको, रोड रोको, कभी नहीं कहा। बाबा साहब क्या कहते हैं 25 नवंबर 1949 को कि जब तक हमारे पास संवैधानिक तरीके मौजूद हैं अपनी समस्याओं का हल करने के लिए, हम असंवैधानिक तरीके नहीं अपनाएंगे। राजनीतिक पार्टियों के आका अपने फायदे के लिए करते क्या है? रोड पर जाओ, रोड ब्लॉक करो, 5-7-10 अपने ऊपर वो केस डलवाओ, तभी तो नेता बनोगे। उन नेताओं की जमीन हिल गई। कब हिल गई? जब 1 अगस्त 2024 को देवेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया। अब मैं फिर कहता हूं इस बात को कि मेरा मानना बाबा साहब की वैचारिक फैमिली के हिसाब से है, आप उससे सहमत हो या ना,
इस बात से मैं कोई इकरार नहीं रखता, मेरा कोई लेना देना नहीं है, आप माने या ना माने, मेरा अपना व्यू है, मेरा पर्सनल व्यू है कि बाबा साहब की वैचारिक जो फैमिली है उसके हिसाब से इसको क्या होना चाहिए। बाबा साहब हमें जातियों से निकाल करके शेड्यूल बना करके दे के गए, शेड्यूल में डाल दिया। अब एक देखिए, ये जो जजमेंट है, इससे पहले एक और चीज मैं बताऊंगा। भारत संविधान का 103वां संविधान संशोधन 2019, थोड़ा गौर फरमाइए उस पर। 103वां संविधान संशोधन 2019, जिसमें एक नई चीज आई, जो बाबा साहब कहते थे कि अंतिम व्यक्ति को, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को भी बेनिफिट मिलना चाहिए। यानी कि बाबा साहब ने जो कास्ट जो थी उनकी क्लास बनाई, और क्लास बनने के बाद में दो क्लास और पैदा हो गई, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। फॉरवर्ड जो रिजर्वेशन का बेनिफिट लेकर के अपने कोठी गाड़ी बना ली जिन्होंने, वो फॉरवर्ड हो गए, और जो दूसरे लोग थे वो बैकवर्ड रह गए। इसको दुरुस्त करने के लिए भारत सरकार ने 103वां संविधान संशोधन किया जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, कि उनके जो गरीब थे उनको 10% स्पेशल आरक्षण दे दिया, ईवीएस के नाम से दे दिया कि नहीं दे दिया? क्योंकि एक अलग क्लास तैयार हो चुकी थी वहां। और अनुच्छेद 14 की जो बात इस संविधान के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट में देवेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में जो आई है कि अनुच्छेद 14 रीजनेबल क्लासिफिकेशन को परमिट करता है। लेकिन रीजनेबल क्लासिफिकेशन को परमिट करते वक्त हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी देखना है। कंसेप्ट है लॉ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम किसी चीज को बढ़ाने में विश्वास रखते हैं, लेकिन उसके बढ़ने के साथ साथ उसकी कॉस्ट पर, उसकी कीमत पर दूसरी चीजों को खत्म नहीं होने देंगे। बाबा साहब ने मेन चीज क्या कही है? संगठन, एकता, और वो जातियों से तोड़ के समाज दे गए। और उस समाज को हमने तोड़ना नहीं है, जिसकी बात अलग अलग जातियों का नाम लेकर के हमारे सनी थापर जी और आपके जो अध्यक्ष हैं वो बोल रहे थे कि मैं उन जातियों का नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि बाबा साहब ने जातियां खत्म कर दी, और जब से संविधान आया है जातियां खत्म हो गई। सिर्फ हम उस जाति से थे इसलिए शेड्यूल में आ गए, शेड्यूल कास्ट में हम सब इकट्ठे हो गए शेड्यूल कास्ट में। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसमें दो चीजें आई हैं, ज्यादा डिटेल वर्ड टू वर्ड जज साहब बताएंगे क्योंकि मैंने वो पोर्शन इनके लिए छोड़ दिया है। पूरी कोटा जजमेंट इनके पास हाथ में है, सारी चीजों को बताएंगे आपको। दो चीजें हैं, पहला चीज है वो वर्गीकरण, और दूसरी चीज है क्रीमी लेयर। दो चीज पढ़िए। संविधान का छात्र होने के नाते 14 जनवरी 2007 जिस दिन फर्स्ट शेड्यूल कास्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस देश में बने, उस दिन अपनी थीसिस सबमिट कराई थी। 17 साल पहले थीसिस सबमिट कराई थी। जो चीज मैंने उस टाइम लिखी वो आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में दी। 17 साल पहले शोध गंगा पे और गूगल पे पढ़िए, मेरी थीसिस पढ़ लेना। टाइटल था रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम्स एंड पर्सपेक्टिव। मैंने इस बात को सिरे से 17 साल पहले लिखा है कि एक समाज में जो एक जनरेशन जिसने बेनिफिट ले लिया रिजर्वेशन का, वो फॉरवर्ड हो गई, और उसका सेकंड जनरेशन को ना मिल करके उन लोगों को मिलना चाहिए जिनके रिजर्वेशन से लोग आगे नहीं आए। वही चीज 103वां संविधान संशोधन में इन्होंने कहा है कि जो गरीब रह गए उनका स्पेशल ईडब्ल्यूएस का दे दिया। मैं इस पर्सनल है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, व्यक्तिगत राय है, ना संगठन की राय है ना आप लोगों की राय है, कि हमें ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए जो जस्टिस गवई ने अपने जजमेंट में लिखा है कि बेसिक जो फंडा है वो भी खत्म ना हो, मूल भावना भी संविधान की खत्म ना हो, और जो पिछड़ गए रिजर्वेशन के बेनिफिट से उनको भी बेनिफिट मिल जाए। ईवी चिनैया के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारें वो व्यवस्था करें कि इन लोगों को अच्छी शिक्षा और अच्छी एजुकेशन दे, और इनको अच्छी ट्रेनिंग दे, कोचिंग दे, ताकि ये फॉरवर्ड हो जाएं। इस जजमेंट में दो चीजें आई हैं। वर्गीकरण, वर्गीकरण जिस तरीके का ये वर्गीकरण है, ये जातियों का वर्गीकरण है, जो मैं संविधान सम्मत नहीं मानता अपने व्यक्तिगत राय से। मैं क्लास का वर्गीकरण कीजिए कि जो जातियों के लोग बेनिफिट ले गए उनकी फॉरवर्ड क्लास रह गई, और जिनको बेनिफिट नहीं मिला वो बैकवर्ड क्लास रह गई। आने वाली रिजर्वेशन केवल उन बैकवर्ड क्लास के लोगों को दीजिए। वो क्लास जो बनी है, इसमें जो रिजर्वेशन है एक वर्टिकल है, एक हॉरिजेंटल है। वर्टिकल अलग अलग है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये वर्टिकल। इसके विद इन जो रिजर्वेशन है वो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है।
आप हॉरिजेंटल रिजर्वेशन लागू कीजिए कि वर्टिकल रिजर्वेशन में जिन शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मिल गई उनको अलग रखिए और जिनको नहीं मिली केवल उन्हीं को बेनिफिट दीजिए। और उसको आगे ध्यान में रखते हुए 19 दिन बाद उसी माननीय जस्टिस BR गवई जो कि 25 अप्रैल 2025 को चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, वो रिपब्लिकन, मैं ये क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में है आप उनको कह नहीं सकते, लेकिन उनकी फैमिली रिपब्लिकन थी, RS गवई साहब के बेटे हैं। RS गवई साहब जो है बाबा साहब की रिपब्लिकन मूवमेंट के योद्धा रहे हैं। तो ये उन्होंने 19 दिन बाद 20 अगस्त को एक जजमेंट दिया और वो जजमेंट है रिंकू कश्यप, राम नरेश कश्यप लाइव रिंकू कश्यप वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। राम नरेश उर्फ रिंकू कश्यप विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य। और उस जजमेंट में उन्होंने लिखा कि 2023 का जो नीट का एग्जाम हुआ जिससे बच्चे क्या बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, उसमें जो रिजर्व कैटेगरी के लोग जो मेरिट धारियों से भी आगे चले गए उनको हाई कोर्ट ने कहा कि रिजर्व कैटेगरी की सीटें दो। जस्टिस गवई को पता है कि मैंने पहला जजमेंट क्या दिया है 1 अगस्त को, 1 अगस्त से जो लोग उस जजमेंट से डिप्राइव हो गए वो तो चिल्लाएंगे, उनके लिए व्यवस्था कर दी कि उनके पढ़े लिखे बच्चे मेरिट जो रिजर्वेशन का बेनिफिट लिए हुए लोगों के बच्चे जनरल कैटेगरी में उनको सीटें मिलेंगी। ये जजमेंट है 20 अगस्त का। इसको भी एक को नहीं कोलैबोरेट करिए आप। संविधान का 103वां संविधान संशोधन, EV चिनैया, 1 अगस्त का देवेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और 20 अगस्त का रिंकू कश्यप वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश राम नरेश वाला जजमेंट। इन सबको पढ़ के जब समझेंगे तब पता लगेगा कि बाबा साहब ने एलिनेशन ऑफ कास्ट किया और हमें समाज बना के दिया है और हम इस समाज को टूटने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि बाबा साहब जब भारत के प्रथम कानून मंत्री के इस्तीफा देने के बाद पंजाब जब आए, ये हरियाणा पंजाब हिमाचल एक ही होता था, तो मैं उसी धरती पर खड़ा हूं जहां बाबा साहब के चरण पड़े। यहां बाबा साहब ने 27 अक्टूबर को जो भाषण दिया, मैंने पहले कहा मैं जातियों का नाम नहीं लेता, संविधान में शेड्यूल है, लेकिन उस टाइम बाबा साहब ने उन जातियों का नाम लिया जिन जातियों को लेके आज संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि ये जाति और ये जाति दोनों एक हैं, B and C आर सेम, लिखा हुआ है बाबा साहब ने। और अगले दिन 28 अक्टूबर 1951 को बाबा साहब जाते हैं लुधियाना रैली में और बाबा साहब कहते हैं B and C आर इक्वल। समझने की चीज ये है कि हमने इस समाज को कैसे बरकरार रखना है, अपने रियल रिप्रेजेंटेटिव संविधान इसमें पार्लियामेंट में भेजने और विधानसभाओं में भेजने हैं। और वो केवल और केवल शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के प्रतिनिधि तो ही आपको सुख और समृद्धि दे सकते हैं, अन्यथा नहीं। जब आप शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लोगों को चुन के भेजेंगे जिसका नाम कर दिया रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। और याद कीजिए आप, मैं हरियाणा इकाई में और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी इस पार्टी का हूं, हरियाणा इकाई का भी मेरे पास चार्ज है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पंजाब में 2 बार रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गठबंधन से सरकार रही है। हरियाणा के जींद से जो MLA बने थे इंदर सिंह शोकंद, रेवेन्यू मिनिस्टर रहे हुए हैं। 1957 का जो दूसरा आम चुनाव हुआ, उस समय जो पंजाब का विधानसभा चुनाव हुआ उसमें 5 मेंबर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, नाम तो पड़ चुका था रिपब्लिकन पार्टी, लेकिन क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में रजिस्ट्रेशन जो डॉक्यूमेंट था वहां शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नाम से रिजल्ट आया। उस समय 5 मेंबर, हरियाणा में 4, हरियाणा जो आज हरियाणा है जो उस टाइम तो पंजाब ही था, और 1 आपका जो आज पंजाब है। पंजाब की एक सीट जिसको बाद में भी जीता गया है, आप सबको मालूम है, होशियारपुर, यही एक विधानसभा थी जिससे एक MLA आपका रामकिशन था या कुछ ऐसा नाम था उनका, वो एक MLA बने। 4 MLA हरियाणा में जो आज जगह है जींद, जींद जो है 1962 तक ये होता था, जो बाबा साहब ने सिस्टम बनाया था कि रिजर्व सीट पे से 2 MLA बनते थे, एक जनरल कैटेगरी का और एक रिजर्व कैटेगरी का। जींद रिजर्व थी, इंदर सिंह शोकंद जनरल से बने और भलेराम माथुर, मैं नाम नहीं लूंगा, वो C
कास्ट जो बाबा साहब ने बताई उससे भलेराम माथुर बने। और दूसरा 2 MLA हो गए। तीसरा पुंडरी से भाग सिंह आर्य लिखते थे और बैकवर्ड क्लास में एक कास्ट आती है रोड समाज से थे। और चौथे जो है वो बाड़ूराम ढांडा, जिस समाज से सर छोटूराम आते थे उस समाज से था वो। तो यानी कि 5 जो बने, जिनमें से 2 शेड्यूल कास्ट से पंजाब वाले और एक हरियाणा वाला, 2 सर छोटूराम के समाज से और एक शिवदयाल चौरसिया के समाज से। था कि नहीं समागम तीनों का? जो लाहौर गए थे साइमन कमीशन का मार्गदर्शन के लिए, उनका सहयोग के लिए, उन तीनों समाजों का प्रतिनिधित्व था कि नहीं पंजाब की 1957 की विधानसभा के चुनाव में? था कि नहीं? 2+2+1 था कि नहीं तीनों? 1966 में 1 नवंबर 1966 को पंजाब से हरियाणा अलग हो गया, हिमाचल अलग हो गया। पंजाब विधानसभा का चुनाव बाद में हुआ, MLA 2 और आए। जो 1957 में जो MLA बने थे वो जस्टिस गुरनाम सिंह के मिनिस्ट्री रही है और प्रताप सिंह कैरों की मिनिस्ट्री रही है। इन दोनों में RPI का गठबंधन था। मैं मंत्री थे, ये बाली साहब काफ़ी खुल के बताते थे। देखो बाली साहब के साथ मेरा एसोसिएशन बहुत अच्छा है और इसलिए मैं मानता हूँ। उनके क्लोज संपर्क में लास्ट दिनों में पता नहीं कोई आया नहीं। मैं सिरसा जा रहा था मीटिंग के लिए, RPI की मीटिंग के लिए जा रहा था। बाली साहब का फ़ोन आया कि चाल कहाँ है? मैंने कहा साहब मैं तो सिरसा जा रहा हूँ। ये 18 जून की बात है। बाली साहब के जाने से 18 दिन पहले 18 जून को बोले सिरसा नहीं जाना, जलंधर आना है। आप नहीं थे, वो जो बाली साहब के साथ तो दूसरा बंदा था वो था। हाँ, चंडीगढ़ गए थे आप, सुलेख साहब की वाइफ की उसमें। मैं बुलाया, बाली साहब ने बैठाई, वो चीज़ें बताई जो रिपब्लिकन पार्टी की मूवमेंट की चीज़ें थी। बोले चाहल आपको मुझे लगता है कि आप कुछ कर दोगे, इन चीज़ों को बढ़ाते रहना। काफ़ी चीज़ें बताई और जो रिपब्लिकन मूवमेंट के जो लोग थे उनको बाली साहब ने फ़ोन भी किए हैं कि भाई ऐसे ऐसे चाहल हरियाणा में लगा हुआ है, उनको मिलकर जितना सहयोग हो सकता करिए और पंजाब में भी इस चीज़ को चलाइए। और बाली साहब ने जो बताई वो हमारे पहले ध्यान में नहीं थी, अब उसको हम आगे लेके चल रहे हैं। मैंने इसलिए बाली साहब का जिक्र किया क्योंकि यहाँ जो ये भवन बना है तो मेरे को लगता है कि आप सभी सहमत होंगे, बाली साहब का एक अच्छा खासा योगदान इस भवन के लिए रहा है। वैसे तो समाज ने बनाया है, लेकिन समाज को कोई लोग आगे तो चलाने वाले चाहिए ना, कुछ लोग ग्रुप पे तो चाहिए ना, वो ग्रुप में थे बाली साहब थे। तो ये जो हुआ, जातियों से समाज जो बनाया बाबा साहब ने, वो बाबा साहब ने दिया करके। अब हमारा क्या वो है कि हम किसी भी जजमेंट के चलते समाज को तो नहीं टूटने देंगे। बेनिफिट मिलना चाहिए उस व्यक्ति को जो अंतिम कतार में खड़ा है, अंतिम कतार के अंतिम व्यक्ति को बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन उसका आधार हमारे समाज का बंटवारा नहीं होना चाहिए। कोई ना कोई, क्योंकि रिव्यू पेटिशन डली, जज साहब इसको जजमेंट कोई सारा बताएंगे, रिव्यू पेटिशन डली है, हियरिंग हो गई है, जजमेंट कभी भी आ सकता है और कोई ना कोई मुझे लगता है ऐसा मैकेनिज्म निकलेगा जिससे ये काम भी पूरा हो जाएगा और समाज भी बना रहेगा। ये बाबा साहब की विचारधारा है, इसको हमने कमज़ोर नहीं होने देना है। मुझे लगता है जो समय मुझे दिया गया था वो 1 आध मिनट रह रही होंगी, पूरा होने को है। तो इसी के साथ आप सबसे जो है ना मैं इजाज़त चाहूँगा कि जो चीज़ कही मैंने बाबा साहब के लिटरेचर के माध्यम से पेज टू पेज और वॉल्यूम टू वॉल्यूम, डेट टू डेट बात की, मेरी कोई अपनी बात नहीं है। जो बाबा साहब की बात है वो मैंने आपको बताई। फिर भी जजमेंट पे मेरा अपना निर्णय, अपना मन है कि जजमेंट लागू होना चाहिए, लेकिन समाज का बंटवारा करके नहीं। आप क्या सोचते हैं आपकी बात है। आपने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, इतना समय दिया, सुना ध्यान से, शांति से, इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।